वेट करते हैं सबके आने का। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है? स्टार्ट होने वाला है 7 मिनट के अंदर लाइव सॉरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका। मार्केट पहले ही गिर गई है, वाओ। अच्छा जी, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी जी, हाफ जो है ऐप में आपको जो नोटिफिकेशन आया, ऐप से जो मैसेज आया आपको, एप्लीकेशन जो हमारी है आउट क्रू की, उससे जो मैसेज आया उसमें ये बात बिल्कुल सही है। 50% जो हमारे फेडरल रिजर्व के जो बंदे हैं ना, जो मतलब फेडरल रिजर्व के जो बंदे हैं 50% वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के एंड में रेट हाइक हो, ठीक है। अच्छा, एक मेंबर है मेरे ख्याल से, वो लाइव सेशन के अंदर होंगे। उनके साथ मैंने बात की थी। कॉल पे हम लोग बात कर रहे थे वैसे ही मार्केट के लिहाज से, तो उसमें यही चीज़ मैंने कहा था उनसे कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रेट हाइक यानी कि रेट इंटरेस्ट रेट बढ़े इस साल के एंड तक। तो अब फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं उनकी स्पीच आने वाली थोड़ी देर में, लेकिन उन्होंने ये चीज़ बोली है, जो फेड के जो क्या कहते हैं जो भी हैं ऑफिशियल्स, उन्होंने बोला है 50%, यानी कि 18 फेड के ऑफिशियल हैं, ठीक है। 18 में से 9 लोग जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम साल के आखिर में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे। तो इसकी वजह से बिटकॉइन जो है उसने एकदम से ड्रॉप लिया है। अगर आप, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम खोला हुआ है, आप देखें एकदम से इसने ड्रॉप लिया है। 66,400 को इसने टच किया और एकदम से फिर इसने ड्रॉप लिया है 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। और ये इस वजह से ड्रॉप आया है क्योंकि जो यूएस के जो फेडरल रिजर्व के जो क्या कहते हैं ऑफिशियल्स हैं, यानी कि फेडरल रिजर्व के 18 जो बड़े लोग हैं, उन 18 में से 9 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़े इस साल के एंड में। 9 लोग यानी कि आधे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सही है। तो मैं भी क्या कहते हैं सेट करता हूँ एक मिनट। मैं स्क्रीन को इसलिए ब्लैक कर रहा हूँ कि मैं एक मिनट ज़रा सेट कर लूँ हमारी स्ट्रीम भी फॉर द यूट्यूब लाइव, फॉर क्या कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है जी, तो लगा देते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट यार। सीजन, एक मिनट यार, मैं ज़रा सब सही से लगा दूँ। अच्छा जी, तो थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाली है, मेरे ख्याल से 4 मिनट के अंदर स्टार्ट होने वाली है। तो मैं वैसे दे देता हूँ एक क्विक मार्केट अपडेट, छोटी सी मार्केट अपडेट दे देता हूँ आप लोगों को, बिटकॉइन के लिहाज से, इन सब चीज़ों के लिहाज से। अच्छा, फिलहाल जो मार्केट है हमारे पास, बिटकॉइन की हो या क्रिप्टो मार्केट इटसेल्फ जो हो, बिटकॉइन की बात करें तो क्रिप्टो मार्केट उसी के अंदर आती है, ठीक है। तो उसके लिहाज से हम लोग जो बात करें तो सॉरी, गला खराब है यार। तो बिटकॉइन जो है, इसके लिए जो बड़ी रेजिस्टेंस है, या आप कह सकते हैं बड़ी जो इसका लेवल है ब्रेक करने का था, वो था 66,400, ठीक है। 66,400, जिसके नीचे हमें डेली क्लोज मिला। हमें विक मारी इसने ऊपर, लेकिन इसके नीचे डेली क्लोज मिला। और जो हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको पता है कि भाई मार्केट अपडेट दी गई थी। मार्केट अपडेट के अंदर हमने एक्सपेक्ट किया था कि 66,000, मतलब पहला शॉर्ट ओपन किया था हमने 64,100 200 के आसपास, ठीक है। उस टाइम पे आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कोई पीस डील वगैरह कुछ अनाउंस होगी, ठीक है। वो बीच में अचानक से क्या कहते हैं न्यूज़ आ गई कि भाई पीस डील हो गई है ईरान और अमेरिका के बीच में। तो हमने फर्स्ट ये सैटरडे, ये मैं बात करूँ जो मैंने अपडेट सैटरडे को दी थी, ठीक है। मैंने उसके अंदर ये चीज़ कही थी। एक मिनट यार, मैं ये लिंक खोलता हूँ। अपडेट जो मैंने पोस्ट किया था वो किधर है? स्टार्ट होने वाला है वैसे थोड़ी देर में ही।
अच्छा जी, ये अपडेट मैंने पोस्ट की थी जिसके अंदर मैंने लाइक सारी चीज़ एक्सप्लेन की थी और मैंने कहा था कि भाई हम फिलहाल जो करंट प्राइस है, जो बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है 66,400 के पास, हम यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। छोटा सा फर्स्ट एंट्री पे हम लोग छोटा सा मार्जिन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम इस पे ज़्यादा बेहतर जो डीसीए करेंगे वो करेंगे 66,400। और क्या कहते हैं, कोई चाहे कि सेफ एंट्री लेनी हो तो वो डायरेक्ट 66,400 के ऊपर ले सकता है, 66,400 पे ले सकता है और 64,100 को छोड़ दे अगर किसी को सेफ एंट्री चाहिए। वरना 64,100 पे छोटा सा मार्जिन से आप पहली ट्रेड खोलें और सेकंड एंट्री 66,400 पे लें, जहाँ पर आप ज़्यादा मार्जिन यूज़ कर लें, जिसकी वजह से आपकी एवरेज एंट्री अच्छी हो जाएगी। और अगर आप चाहते हो बिल्कुल सेफ तो आप सीधा एंट्री लेना 66,400 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जी मार्केट जो थी वो ऊपर गई, सब कुछ हुआ, हमने यहाँ पर देखा विक भी मारी, सब कुछ हुआ, चीज़ें वगैरह हुई, ठीक है। अब मैंने जब बिटकॉइन ऊपर था, जाहिर सी बात है पीस डील हुई थी, मैंने उस टाइम पे कहा था कि अगर कोई हाई रिस्क है तो वो चाहे तो वो बंद कर सकता है, वरना डेली क्लोजिंग का वेट किया जा सकता है। डेली क्लोजिंग का वेट किया, डेली क्लोजिंग जो थी उसके नीचे हुई और उसके बाद फिर हमें मार्केट नीचे नजर आई, ठीक है। हमने एज सच कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट इस हफ्ते हमने नहीं बनाया, 100% के करीब करीब प्रॉफिट बनाया, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि जाहिर सी बात है मार्केट के अंदर मैं पैनिक हुआ था थोड़ा सा। पैनिक इस वजह से हुआ था कि मुझे था कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई ऐसा ना हो कि भाई लॉस हो जाए लोगों का। तो इस चक्कर में हमने सिर्फ 100% का प्रॉफिट बुक किया, वरना हम देखें तो शायद 150% का प्रॉफिट भी बुक किया जा सकता था। लेकिन उससे ज़्यादा मार्केट के अंदर मूव नहीं आई। उसका रीज़न ये था कि भाई जाहिर सी बात है बस कंसंट्रेशन फेज चल रहा था मार्केट का। चलो भाई इनकी बात सुनते हैं। मैं ज़रा ये ऑन कर लूँ, 1 मिनट यार। I've been especially heartened by the warm of old friends, colleagues, both. I've listened closely, my fellow FOMC members. There are a lot of आई नो कि मेरी वो हुआ है थोड़ा बंद। 1 मिनट। exemplified responsibility and accountability. In this business, they all add up to one thing: getting monetary policy right. We're as near to it as we can do. That is our North Star. My colleagues and I are here to serve our legislative remit, which you've heard us say before: price stability and maximum employment. And these objectives guided our business in the meeting that we did. As you saw a few moments ago, the committee decided to maintain the target range for the Fed funds rate at 3.5 to 3.75% in support of the Fed's dual mandate. On its policy of maintaining ample reserves in the banking system. Economic activity is expanding at a solid pace, despite elevated uncertainty that owes in part to the conflict in the Middle East. Productivity growth and capital investment both strong. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. We recognize that inflation has been running well ahead of the Fed's long-stated inflation goal of 2%. That's been going on for more than 5 years. Persistently high prices are a burden for the American people. But the recent past need not be prologue. I am pleased to report that members of the FOMC are unambiguous and unanimous. This committee will deliver price stability. At any institution, a change in leadership is a natural and timely opportunity to reaffirm its mission, to review current practices, and to consider whether those practices best meet our objectives. My Fed colleagues and I will be working in close collaboration
to ask what changes might improve the conduct of monetary policy. On that score, you might have already noticed something, a difference in today's policy statement. It's a bit shorter, a bit simpler, and it dispenses with some older language. That statement just gives you the facts as best we can judge it. Absent also is so-called forward guidance, which we agreed was not well suited to the current policy conjuncture. This afternoon, you also received the usual summary of economic projections. It's been the practice of this committee for participants to submit these projections, and I have encouraged my colleagues to continue to do so. I, however, have refrained from offering any projections of my own consistent with my long-held views on the SEP, at least as currently structured. In the median projections, real GDP rises at 2.2% this year, 2.3% next year, and total PC inflation runs at 3.6% this year, 2.3% next year. The unemployment rate stands at about 4.3%. The median participant judges that the appropriate federal funds rate to be at 3.8% at the end of this year and 3.6% at the end of next. Let me turn now to a few words on a key initiative that we're announcing today. I'm appointing a task force in each of 5 areas that are central to the broad conduct of monetary policy. First, Fed communications. Second, the Fed's balance sheet. Third, our use and reliance on existing data sources. Fourth, productivity and jobs in an era of transformation. And last, the Fed's inflation frameworks. These subjects are timely, consequential, and in my view, worthy of a fresh look. My colleagues and I discussed them with energy and purpose over the last couple of days. For each of these independent task forces, I'm enlisting some of the very best minds, both inside and outside the economics profession. They will be supported by subject matter specialists from our superb Fed staff. And they'll have a straightforward charge. Start with first principles. Ask hard questions. Examine current practice. Consider alternatives. And ultimately, propose next steps for policymakers. Consideration. Since last summer, my colleague a few moments ago. The second task force, the one on balance sheet policy, will review the benefits and risks of the current ample reserves regime and the composition of the Fed's balance sheet. They will assess alternative frameworks for the conduct and operation of monetary policy. The third task force, the one on data, will evaluate new information sources and consider methodological changes to improve data gathering, with the aim of giving policymakers more accurate, relevant, contemporaneous. फिलहाल ये बस नॉर्मल बात कर रहे हैं और कोई फिलहाल मतलब अभी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं बोली है, बस ये बोला है कि उन्होंने एक न्यू टास्क फोर्स लेकर आ रहे हैं जो कि 5 चीज़ों के ऊपर देखेंगे, न्यूज़ एंड इन सब चीज़ों के ऊपर, जो कि अच्छी बात है, विच इज़ गुड. बस फिलहाल यही सीन है. Purpose technologies, including AI, and explore the implications for the Fed in pursuit of our employment and inflation mandates. The last task force, the one on ये मेरा नेट है, इसको पता नहीं क्या फिलहाल मसले चढ़े हुए हैं. the economic impact of new असल में मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मतलब एक लाइव चीज़ आ रही है, इसको फिर लाइव दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से मसला हो रहा है. For the Fed in pursuit of our employment and inflation mandates. The last task force, the one on the economic impact of new general purpose technologies, including AI, and explore the implications for the Fed
in pursuit of our employment and inflation mandates. The last task force, the one on the economic impact of new general purpose technologies, including AI, and explore the implications for the Fed in pursuit of our employment and inflation mandates. The last task force, the one on inflation frameworks, that'll examine the drivers of inflation, first principles, and weigh the full range of ideas for delivering price stability in a changing economy. You'll hear quite a bit more about these task forces and this overall initiative in the coming weeks. Enough for now to make a simple statement. Each task force will serve an objective shared by everyone in the system, shared by everyone around that table that I sat with over the last couple of days. A Federal Reserve that is clear-eyed about its mission, fit for purpose, and focused on the future. And with that, I appreciate your attention. I'm happy to take your questions. Howard Schneider. Hi, Chairman Howard Schneider with Reuters. Good to see you again, and welcome back. This is a lot to be putting in motion so fast. What is the timeline you have in mind for each of these? So I think it'll depend on the task force. It also depends on the urgency in which we need clear answers. My expectation, I'm still in the business of recruiting and finalizing them. My expectation is the task forces will begin work in the next couple of weeks, and we'll start to get some more information from them, some more framing of how they see things starting in the fall end, hopefully most, if not all of them, concluding by year end. And just specifically on the inflation framework, you talk about first principles. Does this include a review of the 2% target itself? You've mentioned that things to the right of the decimal point don't matter. Should this be starting from a premise that 2% as a point estimate is too strict? Let me break that into two pieces. First, on the inflation framework review, their remit is what are the drivers of inflation? What's the Fed's responsibility for inflation? In part, how do we measure inflation? But that'll overlap with my data group. On the 2% inflation objective, that is the Federal Reserve's long-held objective of 2%. You've heard me say before, I tend to focus on the left of the decimal point. Well, the 2 is the left of the decimal point. For now, 0 is to the right. I see no reason until we have reestablished our commitment and ability to deliver on the 2% inflation objective to revisit that. So that'll be outside the scope of what we're taking on. Thank you so much. Colby Smith with the New York Times. You've in the past said that inflation is a choice, and in the policy statement, it includes this pledge to deliver price stability, as you've reiterated today. But looking at the SEP, the bulk of your colleagues expect core PCE to run around 3.3% by year end, and for the 2% inflation target not to be reached until 2028. So I'm curious how patient you think the Fed can afford to be at this juncture in terms of waiting for one-time inflation waves to wash through and for underlying inflation to step down after so many years of inflation running above target, and under what circumstances you would support the Fed taking some action and raising rates. Sure. So quite a bit there. Let me try to break that into pieces. First, we have the capability and commitment to deliver on our price stability objective of 2%. That's exactly what we're going to do. In the Fed's review of its strategy over the last any number of years, in January, the Fed, including the strategy that we're still bound by, the Fed statement says that inflation is primarily determined by monetary policy. You bet it is. I've said for years inflation is a choice. You bet it is. And today I'm announcing that this committee unambiguously and unanimously have decided we are going to deliver on that. The rest of your questions sounded like an encouragement for me to give forward guidance. We've dropped forward guidance. Some along the committee, I think, dropped it, I suspect, from our discussion the last couple of days, because they said at this moment in time, it doesn't feel as though providing forward guidance is right. Others have, I'd say, different views and think as a general proposition, forward guidance isn't the business we should be in. But that'll be taken up by the Task Force on Communications and my policymaker
colleagues, we're going to listen hard to what the experts say and make our own decision. But I can't give any forward guidance about what we're going to do with Fed about that. I'll give you my own. It's uneven. Policy isn't the single determinant of the state of the housing market, but broadly I would say there, Fed policy appears to be somewhat restrictive. I would have a hard time अच्छा एक चीज़ ये कह रहे हैं, एक मिनट, एक चीज़ ये कह रहे हैं कि अच्छा जो इसमें कहानी हुई है, जो बड़ी वो बड़ी कहानी एक ये हुई है कि इन्होंने सबसे पहले टास्क फोर्स अनाउंस की, जिसमें 5 इन्होंने बताए हैं जो इसमें उस टीम में काम होगा, ठीक है। तो इन्होंने एक चीज़ ये छोड़ दी, मतलब ये बोलने से इन्होंने एक चीज़ ये छोड़ दी कि भाई अब मुझसे कोई ये नहीं पूछे कि हमारा भी क्या कहते हैं इरादा है आगे क्या करने का। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल मुझसे ये नहीं पूछो कि मैं आगे क्या करूँ क्या नहीं करूँगा, क्योंकि पहले वो टास्क फोर्स आएगी, फिर वो टास्क फोर्स डिसाइड करेगी हमें क्या करना है, उसके बाद फिर मैं अनाउंस करूँगा कि हाँ भाई मेरा क्या है फ़िलहाल के लिए सीन। बाकी वो कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि नीचे आएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ईरान और इसराइल की वॉर हुई है और ईरान और अमेरिका की वॉर हुई है। तो वो कह रहे हैं फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन नीचे आएगी, यानी कि जो इनका टारगेट है 2% उसके पास आएगी। मैं ही नहीं समझता कि अभी फ़िलहाल के लिए वहाँ पर आएगी, ये जो फेडरल रिजर्व चेयरमैन है वो कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने न्यू जो टास्क फोर्स लेकर है वो डिसाइड करेगी कि आगे हम क्या कर सकते हैं। और ये मतलब एक बंदे ने पूछा कि आपका 2% का जो गोल है क्या आप उसको इंक्रीज़ करेंगे, जैसे मैंने आपको उसके अंदर बताया था, आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था कि क्या ये लोग अपने बाइसेस या अपने जो टारगेट्स उसको चेंज करेंगे। तो वही सवाल पूछा गया कि क्या आप अपने टारगेट्स को चेंज करेंगे, जो मैंने आपसे आर्टिकल में लिख के भेजा था। तो वही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि फ़िलहाल मैं 2% पे ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन जो टास्क फोर्स हमने इम्प्लीमेंट की है तो नेक्स्ट मीटिंग तक हमें वो प्रॉपर उस पर मिलेगा कि क्या हम उसको बढ़ाएंगे या नहीं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि 2% हमारा टारगेट रहे, ये कह रहे हैं, ठीक है। फिलहाल कोई ऐसी बेरिश या बुलिश बातें उन्होंने नहीं कही हैं अभी तक कोई ख़ास, ठीक है। ये बस न्यूट्रल है, मतलब बीच में चल रहे हैं, यानी कि ना ये बोल रहे हैं कि हाँ भाई मैं क्या करूँगा, रेट बढ़ाऊँगा या कम करूँगा, ये कुछ भी नहीं बोल रहे। जो फेडरल रिजर्व के जो ऑफिशियल बंदे हैं वो, जिसमें से हाफ बंदे यानी कि 18 बंदे हैं, 18 में से 9 बंदे ये चाह रहे हैं कि इस साल के एंड तक एक इंटरेस्ट रेट बढ़े, एक दफ़ा बढ़े, ठीक है। तो ये कहानी है। there'll be a review about communications broadly, press conferences, dots, meetings and the like, transcripts, minutes. This will be part of that. I don't want to prejudge the outcomes there, but I'm pretty open-minded about what they could be. And I was just incredibly impressed over the last couple of days. My colleagues over the last 2 days, and frankly, over the first 3 weeks I've been here, they've been very open about changes. Change isn't easy, change is filled with risk, but our number one goal is to get monetary policy right. The way to get monetary policy right is to deliver on the remit that Congress gave us, to deliver on price stability, and there was no disagreement on any of those points. At the risk of possibly getting the same answer about task forces, communications, what is your feeling about these news conferences? Are you going to continue one after every meeting? Do you find them useful? What is the future for the way Kevin Warsh will communicate? Well, this one's probably got another 15 or 20 minutes in it, so I don't want to prejudge the outcome. Press conferences can be a very useful way to communicate with House. And more. अच्छा इन्होंने एक और चीज़ बोली है, वो इन्होंने ये बोली है कि जो क्या कहते हैं फेडरल रिजर्व जो है ना एक चीज़ यूज़ करता था, इसका नाम है क्या कहते हैं फ्यूचर गाइडेंस, मतलब प्रेडिक्शन एंड ऑल ये सब वगैरह। तो फिलहाल उन्होंने बोला कि हम मुझे मतलब उन्होंने ये चीज़ को ख़त्म कर दिया कि हम आगे क्या देखते हैं या जो भी सीन है, उन्होंने वो चीज़ को काइंड ऑफ ख़त्म कर दिया। फिर एक बंदे ने इनसे पूछा कि आप क्या समझते हो कि आगे जो है वो क्या किया जाए, यानी कि फेडरल रिजर्व का आगे क्या तरीका होगा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। मतलब बेसिकली मतलब उनका शॉर्ट, उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि क्या मतलब है आगे फेडरल रिजर्व का क्या नेक्स्ट मूव क्या होगी, मतलब अगला इनका क्या किस रास्ते पे ये जाएंगे। तो उस पर उन्होंने जवाब में ये बोला कि मैं आपको अभी आगे की कोई बात नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये बेसिकली बिल्कुल क्या खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं न्यूट्रल गेम, मतलब मुझे तुम बॉल कराओ और मैं सिर्फ उस पर 1 रन लूँगा वो वाला काम कर रहे हैं, ये छक्के चौके के चक्कर में नहीं जा रहे अभी। Taking our questions. Could you give us a sense of how you see inflation more in the long term? I know you may not want to comment on the ups and downs, but is this
mainly driven by energy prices in the Iran war at this point, or do you have any concerns about underlying inflation pressures in the economy? Thank you. ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है. Better than the committee just did, so let me restate it. Inflation remains elevated relative to the committee's 2% goal, in part reflecting supply shocks that have driven price increases in certain sectors, including energy. The paragraph goes on to say, but to be clear, the Fed will deliver price stability. My own judgment is the committee spent quite a bit of time, not just in 2 days, but over iterations of a couple of weeks. That's what we're prepared to say about inflation, but the commitment to deliver is strong, unanimous, and unambiguous. And that's, I think, an important message. We've missed for 5 years, and we're going to fix that. Well, great. And then just on the data task force and everything else, I mean, generally speaking, I think people feel the Fed looks at everything already. Certainly that was the sense from before. Is there data that you feel is not given enough weight? I mean, you mentioned the trimmed mean in the past, but again, that's well known to certainly most Fed members. So what is that task force looking at, and what might be I mean, I know you don't want to prejudge the outcome, but ये फिलहाल ये कह रहे हैं कि भाई हम प्री जज नहीं करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, अभी इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा कि आगे इनकी क्या मूव हो सकती है. ये फिलहाल ये कह रहे हैं, जैसे अभी उसने पूछा कि ईरान और अमेरिका की वॉर की वजह से एनर्जी सेक्टर यानी कि जो आपका ऑयल का सेक्टर है ये ऑलरेडी काफ़ी ऊपर चला गया है. मतलब इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, मतलब एनर्जी सेक्टर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टेज, जो सप्लाई, ये सब जो भी था उसके मसले हुए, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गई, क्योंकि ऑयल के प्राइस बढ़ गए तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ गई. तो आपका क्या इसमें फ़िलहाल है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई तो क्या कहानी है? तो इन्होंने उसके जवाब पे ये बोला कि जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन जो बढ़ गई है और हमारा जो टारगेट था 2% से उससे काफ़ी ऊपर चल रही है. ठीक है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि हमारी कमिटमेंट ये है कि हम इसको सही से कंट्रोल करें. और जो पिछले 5 साल में, मतलब जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे पहले वाले, जो जेरोसम पॉल थे, उन्होंने वो चीज़ नहीं की थी जो पिछले 5 साल में, वो मैं आप करूँगा. तो ये इन्होंने मतलब कहा, काइंड ऑफ बस पॉलिटिकल, क्या कहते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट है. मतलब कि भाई मेरे से पिछले वाले बंदे ने कोई सही काम नहीं किया पिछले 5 सालों में, मैं आ गया तो मैं सही काम करूँगा. जैसे कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं या क्या कहते हैं जो भी हैं, तो उन्होंने वही वाली काम उन्होंने बोला, कुछ खास नहीं. Business are doing so with real-time information that isn't subject to much revision, that is telling them what just happened at that very moment. As you know, there are normal, long and variable lags in the conduct of monetary policy. What we're really interested in is what's happening right now. What we're less interested in is echoes of history. And you're hearing from my answer that some of the data that we receive, that we're waiting on, the first Friday after the month, the payroll index or something else, that might be an echo of history that's quite useful on its third revision. We need to take those error bounds down because we have to make hard decisions in real. अच्छा, बेसिकली जो इन्होंने कहा था ना टास्क फोर्स की लिहाज से, मैं आपको सही से एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि थोड़ी सी अच्छी चीज़ है. मार्केट की लिहाज से कोई इतनी खास बड़ी चीज़ नहीं है इस मीटिंग के लिए खास तौर पे. इन्होंने बेसिकली एक चीज़ अनाउंस की, जो कि इन्होंने बोला कि भाई ये न्यू टास्क फोर्स लेके आ रहे हैं, यानी कि एक नया डिपार्टमेंट काइंड ऑफ समझ लें. शॉर्ट वे में डिपार्टमेंट तो ऐसा नहीं वर्ड बनता, लेकिन आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर एक नया डिपार्टमेंट खोल दिया इसके अंदर, फेडरल रिजर्व के अंदर, जो कि इंडिपेंडेंट, यानी कि किसी के दबाव में काम नहीं करेगा, ना किसी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव में काम करेगा, वो खुद काम करेंगे. जो इनको बेसिकली ला कर देंगे पॉलिसी नहीं, क्या कहते हैं, जो इनको लाके देंगे स्टैट, यानी कि जो स्टैट्स हो गए या इन्फ्लेशन के लिहाज से जो चीज़ों की, वो सब इनको लाके देंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से, जो है फिर ये क्या कहते हैं इकॉनमी को समझ पाएंगे. ठीक है, तो इन्होंने फ़िलहाल ये बोला है कि जो टास्क फोर्स है जब वो काम अपना करेगी और जो हमें रिपोर्ट लाके देगी बेसिकली, तो उसके अकॉर्डिंग जो है फिर मैं आगे बता पाऊँगा कि हमारी इकॉनमी की प्रोजेक्शन क्या है, यानी कि हम क्या समझते हैं इकॉनमी के बारे में. तो जो वो टास्क फोर्स जो है वो स्टार्ट हो गई है, जब वो टास्क फोर्स इनको लाके रिपोर्ट करेगी उसके अकॉर्डिंग फिर ये बता पाएंगे कि भाई क्या है. मतलब बेसिकली जो टास्क फोर्स है वो इनको स्टेप्स भी प्रपोज करेगी कि क्या स्टेप्स आपको लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, ये कहानी है. Central bankers. But when all the financial markets are doing is reflecting back what we've said, then we're taking the most important source of information and we're being blind to it. I'd like us to create a system where those blinders come off, where markets are following data that they efficiently think is reliable, and they'll be watching data, we'll be watching data, they'll come with better information through market prices to us.
We can make more informed decisions with ultimately the goal that I said at the outset, deliver on the price stability objective that Congress told us to do and that we've got to get in the business of doing. Yeah, if I could take you in the meeting a little bit. This is your first meeting. The board members seem fairly hawkish when you बेसिकली इन्होंने किया ये है कि बस इन्होंने अपने ऊपर मतलब इनके ऊपर कोई अभी फिलहाल इस मीटिंग में कुछ ना बोले काइंड ऑफ ये भी होता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं तो मतलब बेसिकली ये है भी कि फेडरल रिजर्व के अंदर के बंदे मिले हुए होते हैं उनको पता भी मार्केट ऑलरेडी नीचे थोड़ी सी गिरी हुई है जो भी सीन है तो मार्केट को और प्रॉब्लम ना पहुंचे मतलब बिटकॉइन तो गिरा हुआ है लेकिन स्टॉक मार्केट इतनी नहीं गिरी हुई बट इनको है कि भाई स्टॉक मार्केट जो वो ऊपर रहे वो ना गिरे तो इसलिए इन्होंने इस मीटिंग के अंदर कोई भी बात नहीं मतलब कोई बंदा से पूछ रहा है कि भाई आपका आगे क्या प्रोग्राम है आप क्या समझते हो कि आगे करना चाहिए इन सब चीज़ों पे बस ये बोल रहे हैं कि जो टास्क फोर्स हमने बनाई है ये टास्क फोर्स जब हमें रिपोर्ट देगी जो टास्क फोर्स हमें समझाएगी इकोनॉमी प्रोजेक्शन के लिहाज से हमें बताएगी तो फिर हम आगे आपको बता पाएंगे कि हमारा अभी क्या गोल है आगे का फिलहाल के लिए मैं आपको इसके बारे में आगे के बारे में कुछ नहीं बोल सकता यही हर बात पे बोली जा रहे हैं तो इनको लगता है ट्रम्प ने बोला वो कि भाई तुमने कुछ नहीं बोलना तुमने चुप रहना है ताकि न्यूट्रल रहो ताकि मार्केट पे बुरा इफेक्ट ना पड़े लेकिन जो बाकी फेडरल रिजर्व के जो ऑफिशियल बंदे उन्होंने तो अपनी वोटिंग दे के बता भी दिया और अपने एक्सपेक्टेशन बता भी दी कि भाई हम तो रेट हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जो जो मैंने उसके अंदर शायद मैंने आर्टिकल में ये चीज़ लिखी थी आई डोंट नो कि जो इनकी प्रोजेक्शन क्या होगी यानी कि जो इनके प्लॉट डॉट हैं वो क्या है तो प्लॉट डॉट इनके रिलीज़ हो गए जिसमें इन्होंने ये बोला है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साल के एंड में एक रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा एक दफ़ा ठीक है फेडरल रिजर्व का एक प्लॉट डॉट कहते हैं उसे कुछ लोग कहते हैं बेसिकली प्रोजेक्शन होती है उनकी फेडरल रिजर्व की प्रोजेक्शन होती है ठीक है तो वो प्रोजेक्शन में उन्होंने रिलीज़ किया है कि वो 0.25 का हो सकता है या 0.5 होता है जो भी होता है वो नहीं पता लेकिन उन्होंने बोला कि एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है इस साल के एंड तक ठीक है तो ये फेडरल रिजर्व का एक डॉक्यूमेंट कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं वो होता है एक तरीके से वो उन्होंने रिलीज़ किया जिसके अंदर उन्होंने बोला कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है सही है तो ये कहानी है तो मार्केट के लिए मार्केट इस पर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है जो आपने देखा है ना 66,400 से सीधा जो मार्केट ड्रॉप किया था 64,800 पे बिटकॉइन ने वो ऑलरेडी दिखा दिया कि भाई मार्केट इस पे मतलब बिटकॉइन ऑलरेडी इस पे गिरा है गोल्ड ने अच्छा खासा ड्रॉप दे चुका है स्टॉक मार्केट भी थोड़ी बहुत नीचे गिर चुकी है और इसी चीज़ की वजह से कि इन्होंने जो रिलीज़ किया है डेटा अपना जो भी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर इन्होंने ये एक्सपेक्टेशन दिखाई कि ये साल के एंड में एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो या हियर इट इज़ लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहे यानी कि जो चेयरमैन है वो फिलहाल इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे इनसे पूछा भी गया तो इन्होंने इस बारे पे कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि अगर फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने ये बोल दिया कि हाँ भाई मैं तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाऊंगा तो फिर मार्केट के लिए कहानी ख़त्म बिटकॉइन ने उसी वक्त $2-3,000 का ड्रॉप मार देना है ऐसे ही लेकिन चेयरमैन ने अभी तक नहीं बोला फेडरल रिजर्व के जो अंदर के बंदे हैं यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे मैं काम कर रहा हूँ मोइन काम कर रहा है जो हमारे मॉडरेटर हैं जो उस्मान है हम सब जो तीनों मॉडरेटर हैं हम तीनों में से कोई एक बंदा बोल दे कि हाँ भाई हम ये चेंज करने वाले हैं तो मैंने अनाउंसमेंट नहीं की लेकिन अंदर के जो बंदे उन्होंने बात बोली कि भाई ये एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं तो वैसे ही वही हुआ कि अंदर के जो फेडरल रिजर्व के अंदर के बंदे हैं उन्होंने ये बोला है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़े एक दफ़ा इस साल के एंड तक लेकिन चेयरमैन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं बोल रहे और वो अवॉइड कर रहे हैं या उस बात को चेंज करके बोल रहे हैं भाई टास्क फोर्स जब हमें डेटा देगी फिर हम आगे बात करेंगे Yield is saying as well. We were in such a good place. This is why we don't do third questions, I presume. I'm not going to offer any commentary on market reaction over the last 30 or 60 minutes. What we've given markets is a new chapter for the central bank, some fresh thinking. What we've given markets and households and businesses, I think, is a commitment to ask ourselves hard questions such that we can deliver on the promises that we've made before. This is a lot of change for financial markets to digest. I wouldn't be particularly intrigued by how they react in the first several minutes or even first several days. What I think is most important is that financial markets, and at least as important, households and businesses know that this central bank will deliver on price stability. डैम इन्होंने एक ऐसी बात बोली जो कि आज तक किसी फेडरल रिजर्व ने कभी भी नहीं बोली इन्होंने बोला कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर बेसिकली स्टॉक मार्केट और ये सब चीज़ें आती हैं
तो ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि पिछले हमारे जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन थे वो कोई बात करते ही नहीं थे मार्केट के बारे में, मतलब ना उन्होंने क्रिप्टो के बारे में कोई बात करनी है, ना उनको स्टॉक के बारे में बात करनी है, ना उनको गोल्ड के बारे में कोई बात करनी है। तो इन्होंने बेसिकली ये चीज़ बोली कि हमारे लिए फाइनेंशियल मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ये फाइनेंशियल मार्केट सेंट्रल बैंक का काम है, यानी कि जो अमेरिका की सेंट्रल बैंक है उसका काम है फाइनेंशियल मार्केट्स का, लेकिन वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ गुड। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर स्टॉक आती है वैसे जो देखा जाए उस लिहाज से भी, तो या दिस इज़ अ बिग चेंज। Oil in the markets today, or even the price of a dozen eggs, that does not have first order consequences to what we're doing. But we do have a really important job there, and it's to make sure that those changes in oil or beef or eggs or milk don't broaden in the economy, don't have second and third order effects. That's our job, that's our commitment, that's our capability, and we're going to deliver on it. And then is the Fed's relationship with the Treasury also under review? There was the normal breakfast meetings with the Treasury Secretary. Is that something you intend to continue doing? And have you had conversations with the President since you're swearing in? So on the President, I don't have anything for you. With respect to the Treasury Secretary, he has been posting pictures of our breakfast, so I don't think I can deny that. The long tradition at the central bank is that the Fed chairman and the Treasury Secretary meet weekly. I think we've pulled off 3 of those so far. I believe he's overseas this week, so this will be the exception to the rule. I think they're very useful discussions. बहुत अच्छी बात बोली है, पूछा सवाल इन्होंने बोला ना फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर ट्रेजरी यील्ड भी आती है, जो कि यूएस डॉलर पर यील्ड बढ़ती है ना, यील्ड आप में से लोगों को पता है। तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, अब यूएस यील्ड अगर बढ़ती है या जापान की यील्ड बढ़ती है तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है स्टॉक्स को, क्रिप्टो को। क्यों? क्योंकि यील्ड बढ़ने का मतलब ये है कि बेसिकली लोग बोलेंगे कि भाई मैं डॉलर के अंदर पैसे जाके मतलब यूएस ट्रेजरी बिल के अंदर डाल दूँ, वो ज़्यादा सिक्योर है, वो सबसे ज़्यादा सही है, बेहतर है, बजाय इसके कि मैं स्टॉक्स के अंदर, यानी कि स्टॉक्स हो या क्रिप्टो हो, उसके अंदर पैसे डालूँ। मतलब अपने पैसे क्यों रिस्क डालूँ? क्योंकि बिटकॉइन इज़ अ रिस्की एसेट, ठीक है, स्टॉक्स इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग। तो उसने बोला कि पूछा सवाल कि जो यूएस की ट्रेजरी यील्ड है वो बढ़ रही है, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो उसने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया, उसने इसको बहुत खूबसूरत तरीके से जो है इग्नोर कर दिया और सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी के पास लेकर चलेगा कि भाई मैंने उसके साथ नाश्ता किया था, उस पर हमने डिस्कस किया था जो भी सीन थे। तो इस तरह उन्होंने बात की, मतलब बेसिकली ये हर चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, मतलब ये कोई बात के ऊपर जवाब नहीं देना चाह रहा अभी। इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा क्या कहते हैं, सियासी बयान कहते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग, कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, वो कहानी हो रही है बस। Came up the way I thought about it before and socialized with the group is that artificial intelligence, the latest generation of general purpose technology, is perhaps as important change in the economy and business and households that we've had in my adult lifetime. It is filled with both a huge opportunity and with risks. I take both of those very seriously. You may have heard me say before that AI is shorthand perhaps for American ingenuity. That doesn't mean that it's going to be easy. That certainly doesn't mean it's not going to be disruptive. But over the long term, my conviction, and I heard quite a bit of support for this around the committee today, is the United States is a winner as we go down this. The United States is ultimately going to be better off in that. Now, to bring that back to the conduct of policy, timing, scale, speed, implications for output and employment, it's one of the things we have a task force to do. If you don't mind a follow-up from the other side, which is that when you look at भाई ये हर चीज़ पे टास्क फोर्स पे डालना चाहिए। एक चीज़ इन्होंने बोली जो कि अच्छी है या बुरी, इन्होंने बोला एआई के बारे में कि एआई जो है वो अपॉर्चुनिटी से भरी हुई है। इन्होंने कहा कि जो एआई है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमारी, यानी कि एआई, वो अपॉर्चुनिटी से भरी पड़ी है, लेकिन रिस्क भी है उसके अंदर। नाइस। What do we say, but what happens? And the best way I can describe is it's uneven. I do see some restrictiveness in things like housing. It's hard to use those same words anywhere else. I'll just make one other point. You talked about one of our dual mandates and the employment side. I don't believe that. अच्छा, इनसे पूछा गया कि फेडरल रिजर्व के जो है वो
इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में क्या है इनका, मतलब ये जो है हमारे फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बारे में क्या ख्याल है। तो इसमें उन्होंने बोला कि हम 6 हफ्ते बाद दोबारा मिलेंगे, हम उसमें बात करेंगे जब जो टास्क फोर्स है जब वो अपना पूरी रिपोर्ट बना लेगी, उसके बाद फिर मैं इस पे बात कर सकूंगा। यानी कि इन्होंने बेसिकली एक तरीके से ये कि ये इस मीटिंग के अंदर कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे, ये सारी बातें टाल रहे हैं अगली मीटिंग के लिए, ठीक है। तो ये कहानी चल रही है बेसिकली। इनसे पूछा जा रहा है कि भाई क्या नेक्स्ट मूव होगी, इंटरेस्टेड आप जैसे पूछा गया कि इंटरेस्टेड आप बढ़ाएंगे क्या, बढ़ाने के बारे में आपका क्या ख्याल है, मतलब इनका क्या ख्याल है कि भाई इंटरेस्टेड बढ़ाना चाहिए इस साल। तो उस पर भी इन्होंने बोला कि भाई वो टास्क फोर्स रिपोर्ट बना कर देगी, फिर हम आके बात करेंगे, यानी कि जो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे यानी कि 6 हफ्ते के बाद जब मिलेंगे तो उसमें फिर हम लोग इस बारे में बात कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये कि भाई अगले दफ़ा की मीटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। फिलहाल ये 10 मिनट और देखते हैं, कोई ख़ास और बात नहीं बोलते तो फिर हम क्या कहते हैं लाइव को बंद करेंगे, या जो भी मार्केट के बारे में अपडेट देके फिर लाइव ख़त्म करेंगे। 10 मिनट और सुन लेते हैं, कोई अगर ऐसी बात बोल दें तो। Power. The productivity payoff may be further out. So in your judgment today, is AI adding more to demand or to supply? It's a good question. At the central bank in an economics profession, what we spend most of our time doing is counting demand. It's easier. We can see it, we can count it, we can check it, we can revise it. What we do, though, is we infer supply. You'll notice in the second paragraph of what one of your colleagues described as a very short statement, we have a sentence on the demand side and a sentence about the same length on the supply side. They're both important. Just because we can count one better than the other doesn't mean we're going to favor one more than the other. With respect to AI and the growth of data centers and infrastructure around it, we're counting the demand side, and it is no doubt showing up in GDP figures. We can be less certain when we infer the timing and extent of the growth in the supply side. It may well be an intuition the supply side is going to expand, but it'll take longer. I just describe it this way. There's a race between supply and demand. Milton Friedman says that the only thing we know about economics is that there's a supply line and a demand line, they ultimately cross. When they cross and what are the implications for policy? The good news for you is we have a task force for that. Andrew. Thanks, Mr. Chairman. It sounded like on the task force on data that you were looking at overhauling or completely overhauling the system of national accounts, the way the government mines the economy. Is that your ambition? In a word, no. In a few words, much of this data gathering happens in other government agencies. अच्छा जी, मैं फिलहाल ये लाइव सेशन को समझता हूँ कि बंद ही कर देना चाहिए, कोई ख़ास इसने और बात नहीं बोली। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि क्या क्या हुआ है आज की मीटिंग में, ठीक है। पहले तो इसको बंद करते हैं। अच्छा जी, आज क्या क्या हुआ है आज की मीटिंग में। तो आज की मीटिंग में बेसिकली पहली बात तो ये हुई है, इन्होंने ये बोला है कि मतलब इन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, इन्होंने बस ये बोला टास्क फोर्स जो है वो बेसिकली ये लोग लेकर आ रहे हैं न्यू, जो कि इंडिपेंडेंट होगी, जो कि किसी के जोर के अंदर काम नहीं करेगी, वो जो उसकी मर्जी होगी वो करेगी वो टास्क फोर्स, जो कि फेड के जो भी मतलब 5 डिपार्टमेंट्स हैं उसके मतलब 5 डिपार्टमेंट नहीं 5 चीज़ों पे वो चेक करेगी, जिसमें इन्फ्लेशन भी है, एआई भी है, एक्सेट्रा वगैरह जो भी है। तो एआई नहीं है, मतलब ये कि एआई को यूज़ करें जो भी है, इतना उन्होंने मतलब मैंने खास कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है उसके, मतलब अब इंपॉर्टेंट बात ये कि इन्होंने टास्क फोर्स लेकर आए, जो कि अच्छी बात है। उसका रीज़निंग ये है कि फ़िलहाल जो था फेडरल रिज़र्व अपने टूल्स को थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा था और अपने इन हाउस यानी कि अपने अंदर के बंदे जो इनके थे उसके लाइक ये लोग उसी के लिहाज से डिसाइड करके चलते थे। जो ये टास्क फोर्स होगी ये अब इनको बेटर डेटा बेहतर इंफॉर्मेशन देगी इन्फ्लेशंस के लिहाज से और सब चीज़ों के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से। तो इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि ये उसके हिसाब से डिसीजन लें इंटरेस्ट रेट के बारे में, ठीक है। तो ये इन्होंने चीज़ बोली है, जो कि टास्क फोर्स वाली बात चलो अच्छी है। फेडरल रिजर्व के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी के लिए, मार्केट के लिए न्यूट्रल है, कोई ख़ास बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी बट न्यूट्रल है फ़िलहाल। सेकंड चीज़ ये कि इनसे बहुत दफ़ा सवाल पूछा गया जो आप लोगों को शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, मैंने डिस्कॉर्ड पे भी भेजा था कि भाई मैंने आर्टिकल पोस्ट किया है, सही है,
क्या कहते हैं फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन की आज जो मीटिंग होगी इसमें हम लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने कहा था कि इनसे 2 सवाल जो है पूछे जा सकते हैं कि क्या इंटरेस्ट फेडरल रिजर्व जो है अपना बायस स्टेटमेंट को चेंज कर दे और थोड़ी आसानी पैदा करेगी। बायस का मतलब ये है कि ये जैसे अभी चले हुए कि भाई हमने लेबर मार्केट को सपोर्ट करना है या इस टाइप का, तो ये सब चीज़ें नहीं, इन्होंने दोनों चीज़ों को देखना है क्या। और how the updated dot plot signals 2026 rate moves including possible hikes। ठीक है, डॉट प्लॉट, ये जो वर्ड है ना डॉट प्लॉट, ये आज इन्होंने रिलीज किया जिसके अंदर इन्होंने एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फेडरल रिजर्व के अंदर के बंदे हैं, जो फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल बंदे हैं अंदर के, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के एंड में हम एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देखेंगे। सही है, ये क्या देखेंगे, इस साल के एंड में इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देखेंगे। जो फेडरल रिजर्व के अंदर के बंदे हैं ऑफिशियल बंदे, उन्होंने बोला कि भाई जो डॉट प्लॉट भी रिलीज हुआ है उसके अंदर भी यही है कि जो इनकी डॉट प्लॉट है इसके अंदर उन्होंने बोला कि साल के एंड में एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट कट होने की बात तो ख़त्म हो गई, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात की जा रही है। सही है, तो ये मार्केट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, जिस पे ऑलरेडी बिटकॉइन ने आपको मूव दे के दिखा दिया कि भाई ना। तो ये जो एकदम से जो ड्रॉप आया ना मार्केट के अंदर, ये इसी वजह से आया। सही है, तो जो इस आर्टिकल के अंदर मैंने लिखा था डॉट प्लॉट के बारे में, तो डॉट प्लॉट रिलीज हुआ उसके अंदर यही है कि इस साल के एंड में ये लोग एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अब जो चेयरमैन है फेडरल रिजर्व के, इन्होंने इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। ठीक है, इन्होंने इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि ये क्या समझते हैं, ये क्या रेट, इनसे पूछा गया कि क्या आप समझते हैं कि इस साल में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि मैं इस पे अभी फ़िलहाल कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। जो टास्क फोर्स है हमारी, वो जो हमें रिपोर्ट बनाकर देगी उसके बाद फिर हम जो है आगे बात कर सकेंगे। यानी कि जो नेक्स्ट मीटिंग होगी 6 हफ्तों के बाद, उसके अंदर ये बताएंगे कि हाँ भाई क्या फेडरल रिजर्व के चेयरमैन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए इस साल के एंड में या नहीं। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई। अब बात सारी ये है कि इन्होंने कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, चेयरमैन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, तो ये ओके इश न्यूज़ है। लेकिन जो बुरी न्यूज़ आई है वो बुरी न्यूज़ यही आई है कि जो इन्होंने जो क्या कहते हैं जो डॉट प्लॉट रिलीज़ किया है फेडरल रिजर्व ने, उसके अंदर इन्होंने एक रेट हाइट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस साल के एंड तक। इस साल के एंड तक ये एक इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देख रहे हैं, एक दफ़ा बढ़ता हुआ देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट, जिसकी वजह से बिटकॉइन जो आपका है इसने भी ड्रॉप लिया। अगर आप देखें गोल्ड है, इसने भी ड्रॉप लिया। अमेरिका की स्टॉक मार्केट है, इसने भी ड्रॉप लिया। हर चीज़ ने ड्रॉप लिया फ़ौरन से, क्योंकि इन्होंने डॉट प्लॉट रिलीज़ किया जिसके अंदर इन्होंने ये बोला कि भाई इंटरेस्ट रेट साल के एंड तक बढ़ सकता है। ठीक है, अब जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए एकदम सिंपल वे में यहाँ पर बता दिया कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये आर्टिकल मैंने पोस्ट किया था डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर अपने। ठीक है, आप सबके लिए अवेलेबल था, जितने भी बंदे देख रहे हैं सबके लिए अवेलेबल था कि भाई ये आर्टिकल को पढ़ लो, इस आर्टिकल के अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, हमें क्या नज़र रखनी चाहिए। तो इसमें मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, और ये 2 क्वेश्चन बताए थे। दोनों क्वेश्चन आज भी हुए, दोनों चीज़ें थी वो हुई। पहले वाले क्वेश्चन का इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी वाली चीज़ का जो था डॉट प्लॉट वो रिलीज़ हुआ और उसके अंदर इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाने की बात की है साल के एंड तक। लेकिन जो फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं इन्होंने कुछ नहीं बोला इस बारे में। वो बोल रहे हैं मैं इस बारे में 6 हफ्ते के बाद बोलूँगा। लेकिन फेडरल रिजर्व के अंदर के जो बंदे हैं उन्होंने ये बोला कि भाई साल के एंड में एक दफ़ा इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये मार्केट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। सही है, बिटकॉइन की जहाँ तक बात की जाए, बिटकॉइन के लिए जो बड़ा सपोर्ट है इस टाइम पे, माइनर सपोर्ट, वैसे माइनर सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट भी नहीं है, माइनर सपोर्ट है जो कि काइंड ऑफ फेक है 64,000 से लेके 63,800 तक। 64,000 से लेके 68,000 गलत बोल रहा हूँ, 64,000 से लेके 63,800। ठीक है, 64,000 से लेके 63,800 तक ये हमारे पास एक सपोर्ट है जो कि माइनर से सपोर्ट है। इसके बाद जो मेजर सपोर्ट है वो आपके सामने यहाँ पर नीचे मार्क हुए हैं। तो ये चीज़ हुई है आज, एंड इट्स नॉट दैट अ गुड साइन, बट हमने देखना है कि बिटकॉइन क्या करता है। 63,800 से लेके 64,000 ये एक माइनर सपोर्ट है। ये $200 का जो लेवल है ये एक बहुत
माइनर से सपोर्ट है, जिसको बिटकॉइन अगर होल्ड करता है तो बिटकॉइन के लिए होपफुली बेहतर सीन्स रहेंगे। ठीक है, अभी मैं 71,000 या उससे अबव फिलहाल एकदम से जाने के ऊपर अभी फिलहाल मैं नहीं, मेरा कोई ओपिनियन इस बारे में नहीं है कि बिटकॉइन एकदम से 70,000 में पहुंच जाएगा। मैं फिलहाल ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर ईरान और अमेरिका की पीस डील साइन हो जाती है जुमे वाले दिन, जो कि फ्राइडे जो अभी आ रहा है ना, फ्राइडे यानी कि 2 दिन बाद जो फ्राइडे है, अगर उनकी पीस डील साइन होती है अमेरिका की और ईरान की, तो फिर क्या कहते हैं, मार्केट के लिए वो थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ बन जाएगा, जिसमें हम लोग बिटकॉइन को जाते हुए देख सकते हैं 68,200। ठीक है, फिलहाल ये सीन है। आगे देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, बाकी डिटेल में अपडेट में बाद में बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जो है एकदम से 70,000 पे जाना मैं फ़िलहाल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, अनटिल अनलेस कोई बड़ी बुलिश न्यूज़ ना आ जाए। तो ये है फ़िलहाल मार्केट की अपडेट। ठीक है, तो स्पॉट की बाइंग हमने कर ली है, स्पॉट के लिए हम लोग चिल बैठे हुए हैं, कोई टेंशन नहीं है। इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है बड़ी वो आपके सामने 61,300 है और 58,800 है। अगर बिटकॉइन 58,800 को रिस्पेक्ट नहीं देता तो बिटकॉइन डायरेक्ट जाएगा 54,000 53,000 के पास। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिटकॉइन डेली टाइम फ्रेम पे 61,300 और 58,800 को डेली के ऊपर होल्ड करें। और जो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जो सपोर्ट है, माइनस सपोर्ट है, वो 64,000 के पास है। 64,000 से लेके 63,800 यानी कि ये $200 का जो लेवल है, यही इसके लिए सपोर्ट है। ठीक है, आप लोगों को ये आर्टिकल भी पोस्ट किया हुआ है, तो ये चाहो तो वैसे पढ़ लो। ऐसे अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बात फेडरल रिजर्व के लिहाज से थी, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके लिहाज से थी, तो फिलहाल आप पढ़ लोगे तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन एक दफ़ा अगर चाहो तो पढ़ लो, अच्छा है। जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसके लिहाज से आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, एकदम सिंपल बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ऊपर वाला पार्ट इंग्लिश में है, नीचे वाला पार्ट आपको रोमन इंग्लिश में मिल जाएगा, यानी कि उर्दू टाइप जो होती है या हिंदी टाइप जो होती है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। कोई इसमें ना मुश्किल वर्ड यूज़ किया गया है ना कुछ किया गया है, तो आप इसको आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में भी है, रोमन इंग्लिश के अंदर भी है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर रोमन इंग्लिश में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या सीन है क्या नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर आपसे लाइव सेशन में बात होती है दोबारा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।